गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की बात की थी और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कोलराउस लॉ का यूज़ करते हैं। वैसे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, सबसे पहले आज के लेक्चर का ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि एट इनफिनाइट डाइल्यूशन weak electrolyte completely ionize। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, मैं आपको बता दूं कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे साहब, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग ये है जेंटलमैन कि V जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे तो C 0 की तरफ टेंड करेगा। तो उस समय इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों जो है कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए जो कोलराउस लॉ है, मैं बात करूं कोलराउस लॉ की, कोलराउस लॉ क्या कहता है? कोलराउस लॉ सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने कल भी आपको बताया था हल्का सा कि ये केवल इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वैलिड है। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द मोलर conductivity of an electrolytic solution is equal to the sum of molar conductivity of ions। आइंस का मतलब आ जाएगा कैटाइंस एंड एनाइंस। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोलराउस लॉ केवल इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हमें चेक करना है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस। ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आइंस में पूरा आयनाइज टूट जाता है, पूरा आयनाइज हो जाता है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन तक आते आते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, वो कंप्लीट फॉर्म में आयनाइज हो जाता है जेंटलमैन।
तो इसीलिए मैंने लिखा कि इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस, मतलब उसमें प्रेजेंट कैटाइंस और एनाइंस की जो कंडक्टिविटीज़ होंगी, मोलर कंडक्टिविटीज़ होंगी, उनका जो सम होगा वही उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एट infinite dilution is denoted by, कैसे डिनोट करेंगे, लैम्डा एम इन्फिनाइट, या इसी को ऐसे लिख देते हैं लैम्डा एम नॉट। ये आपको ध्यान रखना है। लैम्डा एम नॉट इसलिए बोला जेंटलमैन क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो जीरो की तरफ टेंड कर गया, वी कहाँ की तरफ टेंड कर गया, इन्फिनाइट की तरफ, और सी किसकी तरफ टेंड कर गया, जीरो की तरफ। तो इसलिए इसको मैंने लैम्डा एम नॉट बोला। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर NaCl है तो NaCl कैसे ब्रेक होने वाला है, Na प्लस और साथ में Cl माइनस। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि लैम्डा नॉट एम NaCl is equals to Na प्लस नॉट प्लस Cl माइनस। अब आप देख रहे हैं कि इसका एक मोल, क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मैंने आपको बताया कि पूरा आयंस में टूट जाएगा। तो इसका एक मोल देता है और इसका भी एक मोल, इसका एक मोल देता है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो 1:1 का है। मतलब आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस is calculated पर मोल। जेंटलमैन इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो पर मोल। तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, तो अगर इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है x है तो इसकी मोलर कंडक्टेंस x होगी और इसकी भी क्या होगी, x होगी। तो ध्यान रखना है कि जब आप मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो उसमें कितने मोल्स कैटाइन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रोल प्ले होगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सॉल्ट का फॉर्मूला किस टाइप का है और उसके एक मोल से कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनाइन बन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जैसे मान चलो मैं लिखूं कि AB टाइप का सॉल्ट है तो ये A प्लस और B माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा AB नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा A प्लस नॉट प्लस लैम्डा B माइनस नॉट, एक एक मोल बन रहा है। सिमिलरली हम देखें कि अगर आपके पास AXB टाइप का सॉल्ट है तो इससे ध्यान देना है कि क्या बन रहा है, XA प्लस YB माइनस X। जेंटलमैन यू कैन सी दैट कि एक मोल से साहब इसका X मोल बन रहा है और मैंने लिखा है कि मोलर कंडक्टेंस इज कैलकुलेटेड पर मोल। तो एक मोल से X मोल बन रहा है, मतलब इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो X टाइम्स होगी और इसकी क्या होगी, Y टाइम्स होगी। तो अगर मैं AXB की मोलर कंडक्टेंस लिखूंगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे तो ये X आएगा और ये कैटाइन प्लस Y नॉट इन्फिनिटी, ये Y आएगा और ये एनाइन B माइनस इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होगा। आप देखो कि X इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ कैटाइंस, और जो y होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनाइंस। ये आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर किसी भी सॉल्ट के लिए आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, जिसको आप कोलराउस लॉ बोल रहे हैं, किसी भी सॉल्ट के लिए ध्यान रखें। यहाँ पर चर्चा केवल अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम कैलकुलेट करते ही हैं क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वो कम्प्लीटली आयनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हम लिख सकते हैं। मान चलो कि Al2SO4 थ्राइज है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे ब्रेक होगा। 2Al + 3SO4 - 2। SO4 का कितना मोल्स बन रहा है साहब? 3 बन रहा है। और Al + 3 का कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। अब अगर ये आपको एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए मोलर कंडक्टेंस का रिलेशन लिखना है तो 2 + 3 यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मोलर कंडक्टेंस है सभी जगह, अंडरस्टूड है, ये मोलर कंडक्टेंस ही है, ये मोलर कंडक्टेंस ही है सब। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना कोफिशिएंट आया 2 और यहाँ पे कितना आया 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोलर कंडक्टेंस में लिखते समय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं यही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखता, इक्विवेलेंट ध्यान रखना है, तुल्यांक वाहकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगर मैं ये लिखता तो कोफिशिएंट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं रहता और मैं लिखता लैम्डा ई Al + 3 + लैम्डा नॉट ई SO4 - 2। जेंटलमैन इस बात का ध्यान रखें कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मैंने आप लोगों को बताया था 11th में कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर एक तुल्यांक, एक इक्विवेलेंट इसका है तो एक से एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा। मतलब इक्विवेलेंट में, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में देयर इज नो रोल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई भी रोल नहीं होगा जेंटलमैन। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, कौन सी वैल्यू आपको किस तरह से यूज़ करनी है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो आपने लिखा है ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आप मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे, और ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे। देखिए मैंने आपको सिखाया था कि लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आया था वैलेंसी फैक्टर, जिसको मैंने n फैक्टर बोला था, लास्ट लेक्चर में ही बताया था। और ऐसा बताया था कि लैम्डा m लगभग वैलेंसी फैक्टर के टाइम से लैम्डा इक्विवेलेंट से ज़्यादा ही होता है हमेशा। और ये वैलेंसी फैक्टर का रोल यहाँ पर है
तो लेमडा एम इज इक्वल्स टू लेमडा इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। जैसे मान चलो कि मैं आपको बोलता कि Al2SO4 थ्राइस है। अब Al2SO4 थ्राइस से 1 मोल से 2 मोल तो ये मिल रहा और 3 मोल साहब ये मिल रहा। समझो बात को। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं लेमडा Al+3 लिखता, यहाँ पे आप देखो तो बैलेंसी फैक्टर, यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर कितना है 6। तो अगर मैं लेमडा एम Al2SO4 थ्राइस लिखूंगा तो साहब ये क्या हो जाएगा, लेमडा ई Al2SO4 थ्राइस इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर ये जो बैलेंसी फैक्टर है इसका रोल प्ले होगा। अब यहाँ पर लेमडा Al2SO4 थ्राइस को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ज़रा बहुत ध्यान से समझना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल तुल्यांक में इक्विवेलेंट में ये ध्यान रखना है। अब इसी को मैं लिख रहा हूँ तो लेमडा एम ये मैं कैसे लिखता समझो, ये मैं लिखता 2 इंटू लेमडा Al+3 प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस SO4-2, ये मैं लिखता। और लेमडा इक्विवेलेंट में क्या लिखता है Al2SO4, ये मैं लिखता लेमडा इक्विवेलेंट Al+3 प्लस लेमडा इक्विवेलेंट SO4-2, ऐसा मैं लिखता। अब जरा देखो इसके ये जो वैल्यू है इंटू 6 करेंगे तब ये वैल्यू आएगी, इंटू 6 करेंगे तब ये वैल्यू आएगी। तो अगर इंटू 6 करेंगे तब ये वैल्यू आएगी, मतलब इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं। तो लेमडा इक्विवेलेंट Al+3 प्लस लेमडा इक्विवेलेंट SO4-2 2 इंटू लेमडा m0 Al+3। बहुत ही सिंपल है, केवल समझने की बात है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के क्वेश्चंस को हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, ध्यान ये रखना है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कोलराउस लॉ की मदद से सॉल्व करते हैं। ये जो वैल्यू है वो ये है, आप बात को समझिएगा, ये जो वैल्यू है वो ये है, और ये जो वैल्यू है वो इंटू 6 है, ये 6 टाइम्स है साहब। तो अगर मुझे ये लिखना है तो लेमडा नॉट इक्विवेलेंट SO4-2, तो ये 2/6 हो जाएगा। ये 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 3 इंटू इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए कि अब आपको जो फॉर्मूला है वो सही होते हुए नज़र आ रहा है
कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये बाई 3 हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे, आयन की मोलर कंडक्टिविटी या आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में वही रिलेशन निकलेगा ना जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जेंटलमैन आने वाला है लैम्डा इक्विवेलेंट AL प्लस 3 इज इक्वल्स टू AL प्लस 3 बाई क्या आ जाएगा 3। तो ये आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट SO4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा m0 SO4 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप ये बात देख सकते हैं कि फॉर्मूला जो हम लोगों ने बेसिक सीखा था ना कि लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा e इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर, साफ नज़र होते हुए आ रहा है कि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर मैं आपको बता चुका हूं कि किसी आयन का वैलेंसी फैक्टर उस पर प्रेजेंट टोटल चार्ज होता है साहब। कोई भी आयन होगा उस पर प्रेजेंट टोटल चार्ज जो होगा वही वैलेंसी फैक्टर होगा। आपको ये ध्यान रखना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि वैलेंसी फैक्टर फॉर एन आयन इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, या उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एन आयन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे मान चलिए कि एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक होगा साहब, CH3 COO नेगेटिव साथ में H प्लस, तो ये कैटायन है और ये एनायन है। अब यहाँ पर मैं अगर मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन, उसी पे बात ही चल रही है, कोलराउस लॉ मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एसिटिक एसिड लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे कैटायन है 1, तो लैम्डा m0 H प्लस और प्लस लैम्डा m0 CH3 COO नेगेटिव। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि ये मैं लैम्डा ए। और दूसरा फार्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरा फार्मूला मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा अगर इक्विवेलेंट लिखूँगा ना तो उसमें तो कोफिशिएंट का कोई महत्व ही नहीं है सब। तो जब कोई महत्व ही नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूले एक जैसे दिख रहे होंगे, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। लेकिन ध्यान देना है आपको कि मोलर कंडक्टेंस को सॉल्व करते समय कोफिशिएंट का रोल प्ले होगा, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को सॉल्व करते समय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तुल्यांक के नियमानुसार अगर कोई सब्सटेंस दो हिस्सों में टूटता है ए और बी, तो इक्विवेलेंट ऑफ ए, ध्यान रखना है कि ए बी अगर 1 है और ये ऐसे टूटता है ए प्लस और बी माइनस में, तो इक्विवेलेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी माइनस, जिसको आप तुल्यांक बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रोल प्ले
नहीं होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि तुल्यांक चालकता जब लिखनी है दोनों लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिव आप दोनों लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट या इसी को बोलते हैं लैम्डा एम इन्फिनाइट। मैं क्लियर कर दूं, लैम्डा ई नॉट या लैम्डा ई इन्फिनाइट बोथ कैन कैलकुलेट फॉर a strong electrolyte and weak electrolyte by the Kohlrausch law। तो स्पेशली क्योंकि हम लोगों ने चर्चा की थी कि समस्या थोड़ी सी वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ रही थी, लेकिन मैंने आपका वो जो पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि मिस्टर आप ध्यान रखें कि इस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे आने के बाद थोड़ा सा ध्यान देना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं सर्किल करे दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान ये देना है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। तो कोलराउस लॉ, इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके एप्लीकेशन सीखेंगे और ये चैप्टर अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन आप इसको पढ़िएगा, बहुत मास कंटेंट करता है और अच्छा चैप्टर है।